नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि अशोक चौधरी को दिल्ली क्यों भेजा गया। इस बात को आप जान लीजिए। कल सुबह नीतीश कुमार उठे और उठते ही वो विजय चौधरी के घर गए, उसके बाद अशोक चौधरी के घर गए। हमारे सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद यह तय हुआ कि अशोक चौधरी दिल्ली आएंगे। आज अशोक चौधरी दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार जिस लाइन पर मैसेजिंग करना चाहते थे, क्या वो नहीं हो पाया? वो क्या अपने समर्थकों के बीच मैसेज देने में कामयाब नहीं हुए? दरअसल आपको बता दें कि ये नीतीश कुमार की ही सोच थी, और नीतीश कुमार की सोच में को यहां जो उनके दो नेता हैं उन्होंने अमित शाह के सामने रखी, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी। और वो बात क्या थी कि इस्लामिक धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थानों में हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं थी, उसको केंद्र सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया। अब आपको यह बताएं, जो मेरे सूत्र कहते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जिस तरीके से जो चाहते थे वो बिल में हो गया, संशोधन नहीं हुआ बल्कि इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। पर सवाल यह है कि यह मैसेज कि नीतीश कुमार की वजह से ये सारे प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं, जिससे कि ये तमाम धार्मिक स्थल, दरगाह, इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो जेडीयू की चिंता थी, कंसर्न था, और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, वो नीतीश कुमार के मैसेज के बाद ललन सिंह और संजय झा ने इसको दूर करा लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बात जो है वो लोगों तक पहुंच पाई? क्या मैसेज ये चला गया कि जेडीयू ने वही लाइन टो किया जो बीजेपी चाहती थी? क्योंकि पॉलिटिक्स में कहते हैं परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। ये हर जगह होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो ये बहुत होता है कि आप परसेप्शन अपने बारे में क्या बताते हैं, बनाते हैं, और दरअसल इसी की लड़ाई होती है। ऐसे अब लोग कहने लगेंगे कि जेडीयू तो बीजेपी की पिछलग्गू हो गई है। तेजस्वी यादव कहने लगे कि भाई जेडीयू तो बीजेपी बन चुकी है। पर ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। और शायद इसी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए अशोक चौधरी यहां पर पहुंचे, और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाए कि जेडीयू की किन किन बातों को वक्फ संशोधन बिल में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। दरअसल ये चाहते थे कि संशोधन कर लीजिए, पर बीजेपी जेडीयू की कोई बात ना कर दे, यह बहुत कम होता है। जेडीयू की जो बात थी बीजेपी ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जिला स्तर के नेताओं ने इस्तीफा क्या दिया, बात ये उड़ने लगी कि जेडीयू में बगावत शुरू हो गई। जेडीयू में कई लोग नाराज हैं। ठीक है, एमएलसी गुलाम गौस अपनी बात रख रहे हैं कि कृषि बिल की तरह इसको वापस ले लीजिए, पर दरअसल हुआ क्या वो मैं आपको बता रहा हूं। और कई सारे विधायक आज भी नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। बिल पर समर्थन को लेकर के जेडीयू में कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ नेता जरूर नाराज हैं, पर यह जरूर है कि जेडीयू ने जो कुछ कराया इस बिल में, उसका खूब क्रेडिट जेडीयू नहीं बटोर सकी। नीतीश कुमार को उस तरह का क्रेडिट नहीं मिल पाया, और इसकी चिंता जेडीयू के कुछ नेताओं में है। जो नीतीश मैसेज देना चाहते थे उस तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाया, और ये चूक हुई है, ऐसा जेडीयू में कुछ नेताओं का मानना है। आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि वो नेता जो नाराज हैं, और साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कृषि विधेयक की तरह इस बिल को वापस ले लीजिए। अफसोस है कि कृषि विधेयक में 700 लोग हताहत हुए, मर गए, हिंदू मुसलमान सबसे किसान। उस तरह की परिस्थिति न पैदा होने दें। इस देश को और यहाँ के मुसलमानों को और इस देश को आंदोलन के भट्टी में मत झोंकिए। ऐसे ही देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा जीडीपी घट के बहुत कम हो गया है।
इसकी चिंता नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद क्या लगता है, मुसलमान नीतीश जी के साथ रहेंगे आने वाले चुनाव में? अब देखिए तो समय नुकसान बताए। पहुंचे हैं। अभी 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 इतना ही कम कर सकते हैं, इस बिल से मुसलमान खुश नहीं है। मैं नदीम अख्तर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष बेतिया। वक्त बिल के पास होने से जदयू पार्टी के समर्थन देने से आहत होकर मैं जदयू पार्टी से इस्तीफा देता हूं। कुछ चैनल्स पे ये खबरें आई कि पार्टी के कुछ नेताओं ने वक्त बिल के सवाल पर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हों, पार्टी के नेता हों, पार्टी के माननीय सांसद हों, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। बिल कल हमारे पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है ललन बाबू, उन्होंने जिस तेवर जिस अंदाज से पसमानदा कर के बिल को पेश किया, इनके अनेकों खूबियों को बयान किया, लेकिन एक बार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। मोदी जी, अमित शाह, किरण रिजिजू इन्हीं के कसीदा पढ़ते रहे और तमाम मुसलमानों के बीच जो है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैला रहे थे कि वो उनके हक में है। ऐसा लगा था कि औकाफ में जो है पसमानदा मुसलमानों का कभी प्रतिनिधित्व रहा ही नहीं है। मैं कई बार जिला औकाफ कमेटी में रह चुका हूँ, मेरे कई जानने वाले जिला औकाफ में है, प्रदेश औकाफ में है, महिलाएं भी पहले से रही हैं, और ये बयान मुझ जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को आहत किया है। खासकर जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफ़ी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया और आज सुबह जो है मीडिया के साथियों से शेयर करके और संबंधित लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया है। कल उसको रजिस्ट्री कर देंगे। तो आपने सुना ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि ऐसे कोई चर्चित चेहरे नहीं हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस बात को आप जान लीजिए। निश्चित तौर पर इस बिल को पास होने के बाद जिस तरह का मैसेजिंग नीतीश कुमार चाहते थे, वो मैसेजिंग शायद कम्युनिकेट नहीं हो पाया। और आपने सुना जेडीयू के एक नेता, भले ही ये जिला स्तर के नेता हों, जिन्होंने इस्तीफे की बात कही है, उनका ये कहना है कि किस तरीके से इस बिल को पेश किया गया, एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया। दरअसल इसी बात की चिंता कुछ लोगों में है। प्रदेश के कुछ लोग हैं जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार ने जो चेंज कराया और ऐन वक्त पर उसको इंश्योर करने अमित शाह से मिलने ललन सिंह भी गए, संजय झा भी गए, तो नीतीश कुमार को क्रेडिट क्यों नहीं मिला भाई? ये नीतीश जो मैसेजिंग कराना चाहते थे वो मैसेजिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये बात होती तो होता कि नीतीश के दबाव में ये सारा चीज चेंज हुआ और पब्लिक के पास ये मैसेज जाता और फिर ये कहा जाता कि ऐसा जेडीयू कराई है, तो जेडीयू की जो सेकुलर छवि है वो बरकरार रहती। ऐसा पार्टी के भीतर कई लोगों का मानना है, कहना है। लेकिन यह भी सच है कि अभी जो बड़े नेता, यहां तक कि गुलाम गौस ने भी इस्तीफा नहीं दिया। यह सच बात है। गुलाम गौस मरमाहा जरूर हैं, वो कह रहे हैं कृषि बिल की तरह इसको वापस ले लिया जाए। पर इन सब चिंताओं के बीच में नीतीश कुमार विजय चौधरी के घर जाते हैं सुबह सुबह उठकर, जो उनके मंत्री हैं और प्रदेश की सरकार चलाने में बिल्कुल उनके बगल में खड़े रहते हैं, राइट हैंड है। उसके बाद अशोक चौधरी के पास जाते हैं, फिर अपने अधिकारियों के पास जाते हैं। और मेरी सूचना यह है कि आज अशोक चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंच करके अपने दोनों नेताओं से, संजय झा से और ललन सिंह से मिलेंगे और जो
मीटिंग का जो निष्कर्ष होगा वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जेडीयू जिस तर्ज पर मैसेजिंग कराना चाहती थी, क्या उसमें चूक हो गई? क्या जेडीयू अपना दबदबा बनाई बिल में जो चाहती थी जेडीयू की वजह से हुआ? संजय झा और ललन सिंह ने भूमिका निभाई, लेकिन मैसेजिंग में कहीं ना कहीं चूक हो गया और यह बार बार कहा जाने लगा कि नहीं, नीतीश कुमार सेकुलर हैं, पर यह नहीं कहा गया जिस तरीके से कहा जाना चाहिए, जो पार्टी के भीतर दर्द है कि नीतीश की वजह से यह हुआ। जेडीयू अभी भी अपना टर्म्स डिक्टेट कर रही है, यह परसेप्शन नहीं बना। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके के पोस्टर्स आने लगे। नीतीश कुमार संघ के पैंट में, हाफ पैंट में नजर आ रहे हैं, संघ शाखा में जाते हुए दिख रहे हैं, उनको टोपी पहनाया गया है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इस तरह की बातें हो रही है। वो जेडीयू के लिए अच्छा है क्या? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2 सीट जीती थी जेडीयू। 2020 में 5% वोट मिला था नीतीश कुमार को, मुसलमानों का। तो यह भी जेडीयू के भीतर एक तबका वो भी है जो इस तरह की बात सोचता है। सवाल यह उठता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी 12% वोट मिला। नीतीश कुमार ने खूब मुसलमानों के लिए काम किया, पर क्या उस अनुपात में मुसलमान नीतीश को वोट देते हैं? और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वो मैसेजिंग में भले ही चूक गए हों, पर नीतीश कुमार को वोट उस हिसाब से नहीं मिलता है। यह भी हकीकत है। इस पूरी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अशोक चौधरी यहां पहुंचकर क्या करने वाले हैं, जेडीयू के भीतर क्या चल रहा है और फिर क्या फैसला लिया जा सकता है, अभी और क्या स्कोप है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सीधा मैं रामबंधु वत्स जी आ रहा हूं आपके पास। नीतीश कुमार की वजह से इस बिल में संशोधन ही नहीं हुआ, आपको हकीकत बता दें। नीतीश कुमार का जो मैसेज था, पैगाम था, उसको बकायदा कहा गया कि इस बिल में संशोधन क्या करना है, इनकॉर्पोरेट कर लेना है, मतलब बिल का हिस्सा बना लेना है, और वो बनाया गया। पर यह सदन में नहीं बोला जा सका कि नीतीश कुमार की वजह से अमुक अमुक लाइन इस बिल में जुड़ा है, दरगाह जो इसका धार्मिक स्थल है उस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्रेडिट लेने से जेडीयू चूक गई, वो मैसेज दे नहीं पाई। और शायद यही वजह है कि आज अशोक चौधरी उन तमाम चीजों को परखने समझने कहां चूक हुई है दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, मेरे सूत्र बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू में और भी ज्यादा बवाल होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता तो कह रहे थे कोई नामचीन चेहरा छोड़ नहीं रहा है, हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है और एनडीए में साथ खड़ी है। आप इस पूरे वाकये को कैसे देखते हैं रामबंधु वत्स जी? हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी। जी देखिए, जदयू में जो बवाल का सवाल है वो तो आने वाले 2-3 सप्ताहों में सबके सामने आएगा, लेकिन बात ये बिल की है, ये बात पसमादा समाज के बारे में जदयू बोल रही है कि पसमादा समाज को इस बिल से राहत होगी। देखिए, बात न तो मुसलमान से है न पसमादा समाज से है। अगर धर्मनिरपेक्षता की राजनीति जो नीतीश कुमार की थी, अगर वो हाशिए पे जा रही है, ऐसा मैसेज इस समर्थन से जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उनकी जो जाति आधारित राजनीति है उसमें भी सेंधमारी होगी। अगर आप अपनी जातिगत जनाधार को काबू में रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक जरूरी होता है कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करें, नहीं तो आपकी राजनीति हिंदुत्व के झोली में चली जाएगी। ये जदयू के नेताओं की सबसे बड़ी चिंता का कारण है।
बात ये नहीं है कि मुस्लिम समाज अब उनको वोट देता है या नहीं। मुजफ्फरपुर में ललन सिंह बोल दिए कि मुस्लिम समाज अब जदयू को वोट नहीं देता है। बात है कि अगर आप मुस्लिम समाज के हितों की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर आप अपने जातिगत आधारित जो नहीं, जनाधार है, पर उसकी भी राजनीति नहीं कर रामबंधु पाएंगे। बख्श आप जी, अपनी पार्टी में- रामबंधु बख्श जी, मुस्लिम के इंटरेस्ट की राजनीति तो नीतीश कुमार ने, एक मिनट, नीतीश कुमार ने हमेशा से की है। रामबंधु बख्श जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नीतीश कुमार अलग भी हुए थे नरेंद्र मोदी के नाम पर। आपको याद होगा 2013 में कितना वोट मिला था, यह सवाल तो उठ रहा है ना। नीतीश कुमार ने 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी की सुरक्षित किया। आप ये जान लीजिए, मरकज में शिक्षकों का सैलरी हाइक किया, कहा जाता है सरकारी शिक्षक के बराबर किया, इस तरीके से। और उनके राज में कभी दंगे नहीं हुए, इस तरह की बात भी कही जाती है, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने जितना काम किया उसके एवज में उनको वोट तो मुसलमान से मिलता नहीं, ये तो सच बात है। पर अभी जो बात आ रही है कि जो क्लॉज नीतीश कुमार चाहते थे वो बिल में आया भी, ये सच बात है, लेकिन जेडीयू उसको बहुत ज्यादा भुना नहीं सकी। जी देखिए, पहली बात यह कि क्या जो वक्त का जो मौजूदा यानी संशोधन बिल से पहले का जो सांचा था, उससे जो गरीब तबका है मुसलमान का, वो उबरना चाहता था क्या, या इस तरीके की लड़ाई के लिए वो जदयू से अपेक्षा की है क्या? ये इस समर्थन का सीधा सा जो एक मैसेज ग्राउंड पे जा रहा है कि ये मुस्लिम के मामलों में हस्तक्षेप जैसा है। अब भले ही सदन में नेताओं ने कहा है कि ये मस्जिद से या उनके धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो मैसेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदू बनाम मुसलमान का मैसेज जा रहा है। एक हिंदुत्व आधारित पार्टी बीजेपी की जो छवि है, और वो मुस्लिम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसी गई है। ये प्रयास भले ही बीजेपी के नेताओं के द्वारा हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पे मैसेज नहीं गया है। तो ऐसा करके आप अपनी पार्टी में भी हिंदुत्व की राजनीति का एक दरवाजा खोल रहे हैं। ये जदयू के जो विधायक हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप जातिगत जनाधार को समेटे रहना चाहते हैं, इसके लिए भी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति बहुत ही जरूरी होती है। पता नहीं अगर मुझे ऐसा लगता है कि धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को किस तरीके से परिभाषित कर दिया है या उसका मतलब क्या निकाल दिया है। पर एक हकीकत आपको बता दें कि ये जेडीयू ही थी जिसकी वजह से इस्लामिक धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों में हस्तक्षेप को लेकर के जेडीयू की चिंताएं थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया। ये क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, और उनके संदेशवाहक संजय झा और ललन सिंह थे। पर सवाल ये उठता है, और जब ये बिल पेश होना था उससे पहले भी ये दोनों अमित शाह से मिलते हैं, पर यह संशोधन ही नहीं हुआ। इसको जो उनकी मांग थी उसको एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, बिल का हिस्सा बना लिया गया डॉक्टर संजय। पर दिक्कत यह हुई कि जिस तरीके से रिएक्शन आया और उसके बाद इनको कम्युनल बताया जाने लगा, तो पार्टी को लगा कि शायद हमें मैसेज कन्वे करने में चूक हो गई, और इसलिए आज अशोक चौधरी दिल्ली आए। डॉक्टर संजय, आ रहा हूं विनय जी आपके पास। डॉक्टर संजय, नहीं ठीक है, वो तो टीडीपी को भी कम्युनल बताया जा रहा है, आरएलडी को भी कम्युनल बताया जा रहा है, जिन्होंने भी बिल का समर्थन किया। जब गठबंधन में सरकार है, एनडीए के गठबंधन में सरकार में ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये जो आरएलडी है वे शामिल हो रहे हैं। कल तो मैंने देखा कि जो बीजू जनता दल ने भी राज्यसभा में कहा कि ये अपने स्व विवेक से निर्णय ले, हमारे जो सांसद हैं राज्यसभा में, तो क्या वो कम्युनल हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कम्युनल और सेकुलर, तो ये सर्टिफिकेट कौन देंगे ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर मुस्लिम समाज को एक परसेप्शन के तहत डिस्ट्रैक्ट और डेविएट कराया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि
वो कम्युनल दिखेंगे कि भाई आखिर नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन क्यों नहीं किया। अब देखेंगे, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कहाँ आंदोलन किया? दिल्ली में, पटना में और हैदराबाद। तो 3 जगह करने के पीछे था कि चंद्रबाबू नायडू को मैसेज देना, नीतीश कुमार को मैसेज देना और दिल्ली में आरएलडी को मैसेज देना कि आप किसी भी कीमत पर इस सरकार का समर्थन नहीं कीजिए। जब सरकार एनडीए की है तो फिर कोई बिल अगर आ रहा है और उस बिल में जब टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अपनी आपत्तियां जाहिर की थी, वो जो दिलकेश्वर कामत है उनके माध्यम से, और हमारी आपत्तियों को मान ली गई, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया। फिर आप तो जिस रंग में जिसको रंगना चाहे, 2005 से ही नीतीश कुमार हैं एनडीए के गठबंधन में, और कई बिंदुओं पर वॉकआउट करने को क्या कहते हैं, 370 पर भी नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, वॉकआउट कर गए थे। अगर इस बार व्हिप जारी किया गया तो ललन सिंह ने साफ कहा, और इसके पहले ललन सिंह ने मुंगेर की सभा में कह दिया था कि हम इस भ्रम में नहीं है कि हमें किसका वोट मिलता है और किसका वोट नहीं मिलता है। इस बार भी 11 टिकट तो दी ही थी ना जेडीयू, कितने लोग जीत के आए सबको पता है। और अगर वोटों का गणित इनके साथ होता और 12% वही एनडीए को वोट मिलता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या 2024 में एनडीए क्या सेकुलर हो गई थी और 2020 में नीतीश कुमार कम्युनल हो गए थे? देखिए, ये परसेप्शन और इमोशन का एक खेल चलता है। अब उसमें आप कैसे जनता के बीच में चीजों को ले जाते हैं, बिल्कुल चीजें आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ विनय जी भी हैं, विनय जी इस पर प्रकाश डालेंगे, पर 1-2 बात विनय जी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। जिस तरह का रिएक्शन हुआ, कल नीतीश कुमार विजय चौधरी के घर गए, अशोक चौधरी के घर गए, अपने अधिकारियों से बात की, आज उनसे कई सारे विधायक मिलने जा रहे हैं, अपनी शंकाएं उनके सामने व्यक्त करेंगे, जो दुविधा वाली स्थिति होगी वो व्यक्त करेंगे। पर अशोक चौधरी दिल्ली आ चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, हमारे सूत्र कह रहे हैं। पर आपसे एक बात बताएं कि बिल पेश करने से पहले ललन सिंह और संजय झा अमित शाह से मिलते हैं और इस बैठक में उन्हें यह बताया गया कि जेडीयू के सुझावों को विधेयक में समाहित किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। ये हकीकत है। मतलब ललन सिंह संजय झा जो चाहते थे उसको बकायदा इनकॉर्पोरेट किया गया, और इसीलिए ललन सिंह जोर जोर से लोकसभा में बोल रहे थे कि भाई हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार को किसी से नहीं चाहिए। पर पार्टी के भीतर यह मैसेज है कि हमारी वजह से जो कुछ हुआ उसका हम क्रेडिट सदन में नहीं ले पाए, परसेप्शन लेवल पर हमसे चूक हो गई। नीतीश जो मैसेज देना चाहते थे वहां पर नीतीश चूक गए, उनकी पार्टी चूक गई। नहीं, देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि इनकॉर्पोरेट इस समय नहीं किया गया। संजय झा और ललन सिंह के मिलने के समय नहीं इनकॉर्पोरेट, नहीं, वो पहले ही किया गया, लेकिन उसको इंश्योर किया इन्होंने। नहीं, जब आप समझिए इन चीजों को, जब जेपीसी बना तो उसमें जनता दल के थे दिलेश्वर कामत, जो लोकसभा में जनता दल के नेता हैं, संसदीय दल के लोकसभा में नेता दिलेश्वर कामत जेपीसी में कमेटी में थे। और जेपीसी कमेटी जो थी उसमें बहुमत के लिए दिलकेश्वर कामत, अरुण भारती और चंद्रबाबू नायडू के जो प्रतिनिधि थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि ये 3 वोट बड़ा डिसाइडिंग थे। अगर ये उधर चले जाते विपक्ष के साथ तो बहुमत विपक्ष का हो जाता, लेकिन अगर ये एनडीए के साथ रहे तो उस समय ही जो नीतीश कुमार संशोधन चाहते थे उसी समय ये संशोधन हुआ। दिलेश्वर कामत के माध्यम से उन्होंने ये संशोधन कराया, और जब वो संशोधन की जानकारी इनको मिली तो संशोधन पास हो, जो जेपीसी ने संशोधन करके दिया, तो संशोधन करके दिया, वो संशोधन को संसद से पास कराना पड़ता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये नियम है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो जेपीसी ने जिन संशोधनों को दिया वो संशोधन उसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो
ये इंश्योर कराने के लिए गए थे कि जो संशोधन जेपीसी में हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में, वो सारे संशोधन पास होने चाहिए। और जब अमित शाह ने एश्योर किया इन दोनों नेताओं को कि वो सारा संशोधन पास होगा, और ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा कि जेपीसी ने जितना रिकमेंडेशन किया, सारे रिकमेंडेशन को स्वीकार कर दिया गया। इस बिल पर व्यापक चर्चा हुई। मुझे नहीं लगता है कि देश में किसी भी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा हुई होगी। जीपीएससी की सबसे ज्यादा बैठकें हुई, इसके अलावा कई राज्यों में उसकी बैठकें हुई, कई पत्र, लाखों पत्र, सुझाव इसमें आए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में अगर आप देखिएगा तो 2-2 बजे रात तक पार्लियामेंट चला, लोकसभा, राज्यसभा, और तब बिल पास हुआ। लंबा डिस्कशन हुआ। तो लोकतंत्र में तो डिस्कशन से चीजें तय होती है, चर्चा के माध्यम से होती है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसके पक्ष में 51 का बहुमत होता है उसकी बात मानी जाती है और 49 की बात सुनी जाती है। तो जो कांग्रेस के लोग थे, जो तमाम लोग थे, वो अपनी बात कहने में सफल रहे। और चूंकि नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल जो है सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है, उन्होंने, ललन सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा कि भाई जितना काम नीतीश कुमार ने किया है मुस्लिम समाज के लिए उतना किसी ने किया है। बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं और देश में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इन कामों को। उन्होंने स्पष्ट रूप से संसद में इसकी जानकारी संसद सदस्यों को दी। भागलपुर दंगे का उन्होंने जिक्र किया कि भागलपुर दंगे में क्या हुआ, उसमें सजा दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया। उनके राज में किस तरह से मदरसों का हुआ, किस तरह से विनय जी, जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सुना। एक्चुअल में 44 संशोधन की बात पूरे जेपीसी मेंबर्स की तरफ से थी, 14 संशोधन टीडीपी और जेडीयू के तरफ से था। लेकिन जो मूल बातें थी, जो संशोधन के रूप में ये लोग चाहते थे, उसको बिल में इनकॉर्पोरेट ही कर लिया गया, ऐसा मेरे पास सूचना है। फिर 14 संशोधन जेडीयू और टीडीपी दोनों के दबाव में हुआ या सहयोग से हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, ये बात मुझे बताया गया। तो सवाल ये उठता है, नहीं, जेपीसी के एक सदस्य से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखिए, जो जेपीसी बना है उसमें जो भूमिका बीजेपी की लाइन तय थी, विपक्ष की भी लाइन तय थी, लेकिन जो 3 लोग ये लोग थे, ये डिसाइड करते, ये जिनके साथ जाते उनकी बात, वो बहुमत उसका होता और वही बात तय होता। तो उसमें नीतीश कुमार का जो भी संशोधन था उसको स्वीकार कर लिया गया, अरुण भारती का भी संशोधन स्वीकार किया गया। तो जो लोग, चंद्रबाबू नायडू का भी संशोधन, क्योंकि इन लोगों का छवि जो रहा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश, इनका क्रेडेंशियल है सेकुलरिज्म का। और चिराग पासवान ने भी कहा कि भाई मैं रामविलास चलिए ठीक है। देखिए बात क्या है, जेडीयू के भीतर मरमरिंग किस चीज को लेकर के, हमारे साथ संतोष कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जेडीयू के भीतर मरमरिंग जिस वजह से है वो ये है कि जो जिस तरीके से हमें मैसेज देना चाहिए वो मैसेज देने में हम कामयाब नहीं रहे, और इसीलिए अब हमें क्या कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के पिछलग्गू हो गए, संघ का पैंट पहन लिए, संघ की टोपी पहन लिए। सवाल ये उठ रहा है कि हमें इस बिल में बहुत सारा ऐसा संशोधन जो हमने कराया, कुछ हमारी बातों को इनकॉर्पोरेट भी किया गया, लेकिन हम वो क्रेडिट लेने में कामयाब नहीं रहे। जैसा कि अक्सर होता है कि जिसकी मदद से सरकार चलती है, जिसकी मदद से बिल पेश होता है, और जेडीयू ये बताने में नाकामयाब रही कि ये सारा क्लॉज हमारी वजह से हुआ, ये संशोधन हमारी वजह से हुआ, अब बिल में कोई दिक्कत नहीं है, पसमानदाओं के लिए बहुत अच्छा है, ये मैसेज देने में चूक हो गई। संतोष जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि नीतीश जी जिस मना स्थिति में है, सबसे बड़ी समस्या वही है। माइनस नीतीश जदयू में कौन है? याद करिए कि वो जब एनडीए के साथ थे
तो वो प्रणब मुखर्जी को वोट किए थे और डंके के चोट पर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। जब वो महागठबंधन के साथ थे उन्होंने राम गोविंद जी को वोट किया राष्ट्रपति के चुनाव में, डंके के चोट पर। समस्या यही है कि नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है, उनके मीडिया से दूरी बनी हुई है, वो नीतीश कुमार से बेहतर मैसेजिंग कौन दे सकता है? आप ही देखिए ना कि 2013 में जब वो बीजेपी का साथ छोड़े, आप वो दौर रखिए कि जब नरेंद्र मोदी का पार्टी उन्होंने रद्द किया, बीजेपी छोड़ी उन्होंने, तो वो मैसेज खुद देते थे, अपनी बात को वो खुद रखते थे। लेकिन अब वो खुद बीमार हैं, आप कई मौके पर उनको आप देख चुके हैं, तो आप इसलिए ये प्रॉब्लम है। संजय सिंह हो चाहे ललन सिंह हो, ये लोग उस तरीके से बात को नहीं रख पाए जो बात उनको रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रति जिम्मेवारी उनकी नहीं। वो एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। पार्टी के जिम्मेवार वन मैन पार्टी नीतीश कुमार, और वो नीतीश कुमार बीमार है। इसका कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। नहीं तो अगर जो बातें हम लोग खबर चला रहे हैं कि क्या क्या संशोधन हुआ नीतीश कुमार की वजह से, नायडू की वजह से, वो उतनी मजबूती से वो बातें रख सकते थे, लेकिन कोई रखने वाला स्थिति में नहीं है, क्योंकि ललन सिंह या संजय झा या विजय चौधरी अपनी टीआरपी अमित शाह के पास बनाए रखना चाहते हैं कि भाई हमारा गेस्चरिंग होते रहे कि नहीं ये इस जो कुछ है सब बीजेपी का है। उनको आगे पार्टी का क्या भविष्य होगा उससे तो कोई समझ जाइए कि कोई मोह ममता नहीं है। हम लोग अगर बिहार की भाषा में बात करें तो इसका लाभ कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो मिलना चाहिए था नीतीश कुमार को, कि हमारे समर्थन से की वजह से ये सब चीजें हुआ। जैसे जो कुछ भी वक्फ बोर्ड का जो आज से लॉ बनने के बाद उसमें जो कुछ भी होगा वो बातें होगी, पहली वाली बातों पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। कुछ चीजें उन्होंने तो बदलाव कराने में कामयाब रहे, लेकिन उसका लाभ उठाने की स्थिति में जदयू नहीं है। और जो जदयू के आज साथ भी है ना, वो भी समझिए कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। आज जदयू के अंदर जो मुसलमान के जो कुछ चार लोगों ने जो इस्तीफा दिया है, उसमें वजह यही है ना कि ये लोग जो लोग जदयू के साथ हैं, वो कहने के लिए जदयू के साथ, वो फील्डिंग अमित शाह का कर रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार खत्म हो जाए ये चाह रहे हैं। वो क्यों गेस्चर करेंगे? नहीं, ठीक है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है ना, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया था, पर 2014 में क्या स्थिति रह गई थी नीतीश कुमार की? 2020 में जो नीतीश कुमार क्लेम करते रहे, तब तक तो वो स्वस्थ थे, जो क्लेम करते रहे, वोट का प्रतिशत क्या था? ये जेडीयू के भीतर दर्द भी है ना कि कई ऐसा चुनाव हमने देखा, हमने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपका वोट उस हिसाब से हमें क्या मिलता है? 2020 में 75% वोट आरजेडी को। डॉक्टर संजय, आ रहा हूं रामबंधु, बस यही सवाल आपसे लूंगा, संतोष जी आपका भी ओपिनियन जानूंगा। 2020 में 75% आरजेडी को और 5% नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार जो कि कहते रहते हैं, और उन्होंने कई भाषणों में कहा भी है कि ये देश ऐसा है जहां मौलाना टोपी भी पहननी पड़ेगी और तिलक भी लगाना पड़ेगा। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए से नाता तोड़ा था, दिल्ली में वो स्पीच दे रहे थे, वहां हम भी मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यहां टोपी भी पहननी पड़ेगी, यहां तिलक भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, सवाल यह उठता है कि उसके बाद जब जब उन्होंने एनडीए का साथ लिया, उन्हें मैक्सिमम लोकसभा चुनाव में 12% वोट मिला इस बार के लोकसभा चुनाव, नहीं तो 5 से 12 के बीच में झूलते रहते हैं। डॉक्टर संजय, अगर पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में देखा जाए तो सवाल यह उठता है कि कभी ना कभी आपकी परीक्षा तो होती है ना कि इधर तो उधर, किधर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर आज भी कोई सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिल के समर्थन कर देने से इनके सेकुलर क्रेडेंशियल को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज का वोट नीतीश कुमार जी को इसी जो आंकड़ा बता रहे हैं इसी के इर्द गिर्द में मिलते रहा है, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। इस बार 11 एमएलए को इन्होंने टिकट दिया, वो मुस्लिम थे। बताइए कौन जीत करके आए?
तो अगर, और यही बात तो ललन सिंह जाकर के बोल दिए थे मुंगेर की सभा में कि भाई कोई भ्रम में न रहे, मुजफ्फरपुर में, सॉरी मुजफ्फरपुर की सभा में, कि ये कोई भ्रम में नहीं रहे। मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देता है, इस बात की समझ हमारी पार्टी को है और मुझे भी इस बात की समझ है कि चाहे, लेकिन इसके बाद भी जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, सरकार की जिम्मेवारी है आपके हितों का काम मैं करते रहूं। और एक लंबी फहरिस्त है जिसकी चर्चा विनय जी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी जब 2005 से सत्ता में आए तो कैसे इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के हमेशा गंभीर रहे, जिसका एक अच्छा खासा आंकड़ा है और ये माइनॉरिटी कम्युनिटी भी इसको स्वीकार करता है। मान लिया जाए कि ये बिल के विरोध में चले जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार जी सेकुलर हो जाते हैं? और अगर बिल के समर्थन में चले गए तो ये कम्युनल हो गए। भाई पार्लियामेंट, संसद तो उसी के लिए है ही, वहां कानून बनता है, वहां संशोधन होता है, पार्लियामेंट और किस लिए है? तो अगर संशोधन हो रहा था और इनके लोगों ने साफ साफ कहा, दिलेश्वर कामत ने साफ साफ कहा कि हमारे सुझाव को मान लिया गया, जिसको आप कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, तो जब उसको समाहित ही कर लिया गया, जो मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने दिया था सुझाव, उसके बाद तो इनको उधर खड़ा होना था चाहे इधर खड़ा होना था। तो अगर मान लिया जाए कि ये बिल के विरोध में ही हो जाते तो क्या हो जाता? बिल अगर पास ही नहीं होता तो कौन सा बड़ा एनडीए के सत्ता का नुकसान हो जाता? ये दबाव बनाने की कोशिश नीतीश कुमार से ज्यादा वोटर तो चंद्रबाबू नायडू के हैं। वहां पर जो मुस्लिम वोटर हैं वो ज्यादा है। बिहार में तो 18% जो मुस्लिम वोटर हैं उसमें 73% वोटर पसमानदा है। जिस पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा समाज से जरा सा लोग पूछ लेना कि भाई ये वक्फ बोर्ड का जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक उत्थान है उस समाज का करना, इसके लिए वो दान में जमीन दी गई है। ये प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव की बात कौन किया? ये तो जेडीयू ने ही किया कि रिट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं होगा, जो होगा प्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब अब पीछे में जो चीजें हैं उस गड़े मुर्दे को आपको नहीं उखाड़ना होगा। और ये तो पार्लियामेंट के पटल पर ये बात बोली गई। आप बिल्कुल डॉक्टर संजय ठीक कह रहे हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जेडीयू ने जितना कुछ किया उसका क्रेडिट लेने में चूक गई जेडीयू, ये बात मैं कह रहा हूं। और इसकी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी के भीतर कई लोग कह रहे हैं, उनकी चिंता है कि जितना हमने किया उसका क्रेडिट लेने में हम चूक क्यों गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जेडीयू के लोग अभी भी इस बात को क्यों नहीं लोगों के पास कह रहे हैं कि अरे भाई हमने कोई रिलीजियस बॉडी में संशोधन के लिए समर्थन नहीं किया, हमने स्टैट्यूटरी बॉडी में परिवर्तन के लिए संशोधन किया है, जो पहली बार नहीं हुआ है, 2013 में भी हुआ है, 95 में भी हुआ है, कई बार हुआ है, राम बंदोबस्त। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो मैसेज पास करना चाहिए और अभी भी आना चाहिए कि अरे हमने क्या कोई मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है, उनके धार्मिक संस्था में हमने कोई चोट पहुंचाई है? नहीं जी। देखिए, स्वयं नीतीश कुमार जी तो इस बिल को लेकर के कभी मीडिया में कुछ बोले नहीं। ललन सिंह जी जब मुजफ्फरपुर में बोले कि हमें पता है कि हमें अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलता है या नहीं, और फिर सदन में ललन सिंह जी ही बोले, यानी इसको इस तरीके से पेश किया गया या एक मैसेज मुस्लिम समाज में जा रहा है कि 2020 में जो जदयू को मुस्लिम समाज का कम वोट मिला, ये उसी की सजा है। ये जो बिल है वो कहीं जदयू को हम लोग वोट कम दिए तो बदला लेने की राजनीति कर रही है। इस विषय पे किसी भी दूसरे जदयू के कोई भी दूसरा नेता आता, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी आ सकते थे, स्वयं नीतीश कुमार भी बोल सकते थे। तो इसको पेश करने का डिजाइन क्या है? दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी भी आते हैं तो संजय झा और ललन सिंह जी से ही बातचीत करते हैं। तो जिस तरीके से बिल पेश हो रहा है कि क्या आप मुसलमान आपको वोट कम दे रहे हैं, 5% ही वोट दिए हैं, या इसीलिए आपका मोह भंग हो गया है और आप बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि अगर आप
चाहे मुस्लिम समाज कितना भी कम वोट दे, लेकिन अगर आप उसकी राजनीति, अगर उसके वोट को महत्व नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के एजेंडे के आगे घुटने टेक रहे हैं, अपनी पार्टी का दरवाजा बीजेपी के एजेंडे के लिए खोल रहे हैं। दूसरी बात है कि 2020 में मुस्लिम समाज ने कम वोट दिया, अभी जो उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पे, उसमें मुस्लिम समाज ने जदयू को वोट दिया या नहीं? तो जो कम, एक बार अगर एक चुनाव में आज से 5 साल पहले अगर कोई कम वोट दे दिया, उपचुनाव में तो उनका वोट आया था, तो क्या उस विश्वास को फिर जीता जा सकता है कि नहीं? तो वो विश्वास जीतने का जो दरवाजा है वो बंद हो गया है जदयू के लिए। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि जब 19 में जब बीजेपी मजबूत स्थिति में थी आज के तुलना में, उस समय नीतीश कुमार ने धारा 370 का विरोध किया था, सीए का पहले ना के बाद हाँ किया, लेकिन एनआरसी का विरोध किया था। तो नीतीश कुमार की वो छवि है कि जब बीजेपी अपने बदौलत सरकार में थी, जो जब उसकी ताकत बहुत ताकतवर थी, तब नीतीश कुमार भी विरोध करते थे। और इस बार तो ऐसा हुआ कि निश्चित रूप से ये बात हर कोई समझ रहा है कि बिना नीतीश कुमार, बिना चंद्रबाबू नायडू के ये बिल पास नहीं हो सकता था। और इसमें बीजेपी पुराने देखिए दो बात जो है वो है क्या कि भाई आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे ना, कब तक इस तरह की बातों से आप, पहले तो ये बात होती थी बीजेपी के साथ गए तो आप कम्युनल हो गए। अरे एक वोट से वाजपेयी जी आ रहे थे ना, अब वाजपेयी जी सबको सेकुलर लगते हैं, पहले वाजपेयी जी सेकुलर थे, आडवाणी जी कम्युनल थे। अब पता नहीं कुछ दिन के बाद वही सारे लोग कहेंगे कि मोदी जी सेकुलर हैं, योगी जी कम्युनल है। इस तरह की भी बात होगी, क्योंकि कंपैरिजन होता है तो लोग इस तरह की बात करते हैं। सवाल यह है कि जिस मंशा से, क्योंकि देखिए आरिफ मोहम्मद खान ने एक बाइट दिया, मैं सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मैं कुछ साल इस विभाग को देखा हूं, और जब साहबानो केस हुआ उसके बाद 2 साल तक बाद हमने लोगों से पूछा कि अरे भाई ये वक्फ से कितने लोगों को, महिलाओं को, यतीम को फायदा मिलता है, तो उन्होंने जानना चाहा बतौर मंत्री, वो जैसा बोल रहा है, तो वो कह रहे थे कि एक की भी सूचना हमें नहीं मिली। तो आखिरकार वक्फ किसके हाथ में, कौन लोग वक्फ की प्रॉपर्टी चला रहा है, किसका इंटरेस्ट जा रहा है? और आपने पार्लियामेंट में बहुत कुछ सुना भी होगा, ओवैसी के लिए कई लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि इतने रुपए में वो इतने साल केवल किराया देते हैं और कितनी प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए। तो विनय जी, सवाल यह है कि जब 95 में परिवर्तन हो सकता है, 2013 में हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी के सरकार में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, संसद में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि 2013 में जो परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, उसके कारण इसकी आवश्यकता 2025 में पड़ गई। क्योंकि उस समय जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में अगर वक्फ कोई भी जमीन को कह देता कि ये वक्फ की जमीन है, तो वो वक्फ की जमीन हो जाती, और उसकी सुनवाई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी, ट्रिब्यूनल के माध्यम से फैसला होता था। अब तो इसमें दरवाजा खोल दिया गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कोर्ट का शरण ले सकते हैं, कोर्ट जो न्यायालय जो फैसला देगा उस फैसले को सब लोग मानेंगे। तो संशोधन कई मायने में बहुत ही आवश्यक था। और वक्फ की प्रॉपर्टी से, जो अब छोटा सा देश सिंगापुर देखिए, वहां बहुत छोटी आबादी है, वक्फ की बहुत कम प्रॉपर्टी, लेकिन वहां करोड़ों में आमदनी है, 40 करोड़ से ऊपर आमदनी है सिंगापुर में वक्फ। और पूरे देश में वक्फ को अपना, वक्फ बोर्ड को अपना वेतन देने के लिए कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता है। तो ये स्थिति, और बिल में तो कई अच्छे काम और अच्छे संशोधन थे, जिसको माना पार्लियामेंट ने भी उसको पास किया कि अब वक्फ बोर्ड को राशि कम देनी पड़ेगी, 7% से 5% कर दी गई। बाकी जो पैसा बचेगा वो महिलाओं के विकास के लिए, विधवाओं के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए उस पर खर्च होगा। अब आप देखिए, तिरुपति जैसे मंदिर से जब आमदनी होता है, कितना वहां हॉस्पिटल चलता है, कितना स्कूल चलता है, और उन स्कूलों में या उन अस्पतालों में सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं, कोई एक नहीं। महावीर मंदिर का जो कैंसर हॉस्पिटल है पटना में, देखिए ये हॉस्पिटल है, तो अगर इसकी मांग भी तो उठ रही है। कई सारे हिंदू
संगठनों के लोग या जो प्रो हिंदू बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस सरकार में नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों को तो आपने स्टेट के हवाले कर दिया है, उसका जो पैसा आता है स्टेट अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। क्या आपने चर्च को हवाले किया है, मस्जिदों को हवाले किया है? ये एक अलग डिबेट है। पर संतोष जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो अभी कह रहे थे बहुत सारी अच्छी चीजें जी। चर्च का जहां तक है सवाल, तो हम लोग तो देखते हैं कि बहुत सारा स्कूल, बहुत सारा हॉस्पिटल चर्च खोलने का काम किया है और मानवता की सेवा करने का काम किया। अब वक्फ बोर्ड को जिस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है नए कानून के तहत, वक्फ बोर्ड भी ये काम करेगा। अब इसमें पसमानदा मुसलमानों को भी उसका हक मिलेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, महिलाओं को उसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये एक तरह से रिफॉर्म होना चाहिए, तो रिफॉर्म करने का काम किया गया। मुझे लगता है कि ठीक है, अभी जो एक वर्ग है उस वर्ग को सारी चीजें को समझने की आवश्यकता है, और कुछ लोग जो इससे पीड़ित है, जिनको नुकसान होगा, वो आंदोलन खड़ा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, आमदनी ही कुछ लोगों के हाथों में जा रही थी। ठीक है संतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप, अगर हम पॉलिटिकली इसको देखें, तो आपको ये लगता है कि जेडीयू ने जरूर मुसलमान समाज के कंसर्न को ध्यान में रखा इस बिल में, लेकिन वो मैसेज पास करने से चूक गई, और इसका नुकसान जो 5% हो, 7% हो, 12% हो, उस वोट का व्यापक पैमाने पर नुकसान होता आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं अगर खुद स्वस्थ रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। वो तो बात है, वो लॉस इनका हो गया है। लेकिन देखिए 2025 का चुनाव, जहां देखिए बिहार की राजनीति जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां लोगों के पास विकल्प की बात आती है, लालू और माइनस लालू। मुसलमानों ने तो हमेशा लालू के साथ, मैक्सिमम चुनाव में लालू के साथ रहे। अगर 2014 के चुनाव में बिहार के मुसलमान अगर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाते तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उसने तो उतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी भाई। नरेंद्र मोदी का पार्टी भोज कैंसिल किया उन्होंने, उसके बाद 2013 में वो जब बने तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन उस आधार पर तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया। लेकिन जो उनका अपना एजेंडा है, जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस एजेंडे का लाभ वो उठाते रहे हैं और मुसलमानों का उसी आधार पर वोट मिलता है। और हमें लगता है कि इस बार भी कहीं न कहीं वो वोट उनको मिलेगा। जो सियासी तौर पर जो हल्ला हंगामा हो रहा है, चुनाव आते आते वो चीजें रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें बदलती हैं और उस समय में क्या सिचुएशन होता है, क्या राजनीतिक परिस्थिति बनती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं कि दूसरे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, ये भी अभी तय नहीं है ना। इसलिए नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है कि गठबंधन बदलने से मुसलमान का वोट उनको मिलता है। इस गठबंधन में कभी वोट नहीं मिला है, तो ये भी एक तथ्य है। और जो वोट उनको मिलता आ रहा है वो देखिए टोला मरकज है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हर मुस्लिम मोहल्ले में जैसे उनका जीविका दीदी है, वैसे ही टोला मरकज है, जो 30-30 हजार रुपया महीना उसको नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि बेनिफिट स्कीम के तहत उसको मिलता है। उसका काम है कि मुस्लिम बच्चों को स्कूल पहुंचाना, और वो एक समझ आए कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं हमेशा। जैसे दलित बस्ती में उनका अपना है, जीविका दीदी है, ये सारे लोग नीतीश कुमार का कार्यकर्ता और वोट लेने का पैटर्न अलग है। जो टोला मरकज है ना, वो नीतीश कुमार को आप बताइए, जिसको 15,000 वेतन था उसको 30,000 अभी ये वेतन कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार बने रहेंगे, तब तक हम बने रहेंगे, ये इमेज उनका है। तो महादलित में भी और मुसलमानों में भी उनका वोट लेने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है। उसके सहारे वो 2-4-5% वोट खींच लेते हैं। तो उसमें कोई वक्फ बोर्ड के कारण जो है वहां उतनी साक्षरता भी नहीं है, या जिस तरीके का हंगामा पटना में हो रहा है उसका असर गांव के उस इलाके में हो जाए, हमें नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपको नहीं लगता है। मुझे लगता है जेडीयू अब आने वाले समय में जोरदार तरीके से
कोशिश भी करेगी ये बताने का कि भाई हमने आपके लिए क्या किया है, इस बिल में भी क्या किया है। पर डॉक्टर संजय, एक सवाल और उठता है कि जेडीयू के इस कदम से क्या आरजेडी का वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो और कंसोलिडेट हो गया क्या? जैसे कहा जा रहा था कि 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, तो कांग्रेस आरजेडी एक साथ आ रही है, ये तय है। और मेरी जानकारी के मुताबिक 50 से 55 सीट पे सहमति भी हो गई है मोटा मोटी तौर पे। औपचारिक ऐलान होगा, अल्लाह वरू फिर से कहेंगे कि तेजस्वी ही चेहरा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के बाद गुपचुप तरीके से दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मिले और फिर बहुत तरह की बात हुई। पर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इस कवायद के बाद आप देख पा रहे हैं कि अब मुसलमान का वोट बैंक, जो कहा जाता था आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार, फिर प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा था, अब सॉलिडली आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा या महागठबंधन के पक्ष में ही जाएगा? आप कैसे देख रहे हैं? संतोष जी तो कह रहे हैं कि उनके कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो पे रोल पे, उनको इतने पैसे मिलते हैं, उनको इन सब चीजों से बहुत मतलब नहीं है। पर आप कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम जो है वो नेचुरली वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं मैक्सिमम, लेकिन स्थानीय परिस्थितियां और स्थानीय समीकरण, इसके आधार पर भी चीजें तय होती है और मेमोरी बड़ा शॉर्ट होता है लोगों का। ठीक है, आज ये वक्फ बिल का समर्थन इन्होंने किया, चूंकि जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ एलिट मुस्लिम है उसको समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन जो भीड़ वाली जो ताकत है उसको जो एक बार बोल दिया गया वही बात, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है, इसके अलावा कहाँ कोई कुछ बोल रहा है। 100 एकड़ जमीन मैं आपको बता रहा हूँ हैदराबाद, किनके जिम्मे है? वो वैसी साहब के जिम्मे, और उसको लीज किए हुए हैं, कोई होटल उस पर बनाए हुए हैं, कोई मॉल बन चला रहा है, और उसकी आमदनी का पैसा कौन ले रहे हैं? वो वैसी साहब ले रहे हैं। उनको तो बुरा लगेगा। तो ये जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, यही लोग मुखर हैं। फ्रांस की क्रांति में एक बात आई थी कि भूखी अतड़ियां कभी क्रांति नहीं करती, वह तो जीवन की आपाधापी में इतना परेशान रहता है कि उसको कहाँ समझ होती है। बिहार हो या तेलंगाना हो या आंध्रा हो या कर्नाटका हो या केरला हो, चूंकि वहां का पसमानदा समाज सफरर है। केरला में शशि थरूर तो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हम भी चाहते थे कि संशोधन हो, 2-3 मेरे सुझाव भी थे जो इस संशोधन में लाए गए। कोई शशि थरूर तो जेडीयू के और तेलुगु देशम पार्टी के नहीं थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, जरा पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, देखिए तो कितना देर राहुल गांधी बोले हैं। 12:40 में वो जाते हैं पार्लियामेंट में, फिर निकल जाते हैं, फिर शाम में 6 बजे जाते हैं। कितना गंभीर है। सोनिया गांधी राज्यसभा में कितनी बार बोली है। परसेप्शन का खेल होता है राजनीति में, और अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी फिर से एक बार परसेप्शन को समझाने में कामयाब हो जाती है कि समर्थन करके मैंने किसको लाभ दिया और किसका नुकसान हुआ, वो जो उन प्रॉपर्टी पर, चूंकि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नहीं, ठीक है डॉक्टर संजय, परसेप्शन की बात आपने की तो एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। राम बंधु, बस क्विक आंसर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में कई गांव का नाम लिया गया था जहां मुस्लिम पॉपुलेशन प्रधानमंत्री के सोशल वेलफेयर स्कीम से बहुत लाभान्वित हुई थी, लेकिन जितने लोगों ने उस वेलफेयर स्कीम का फायदा लिया, वोट की संख्या उसकी तुलना में बहुत कम थी। तो लोगों ने कहा कि भाई इनको डेवलपमेंट से तो मतलब है नहीं, ये तो एंटी बीजेपी है, एंटी बीजेपी वोट करते हैं। तो सवाल है कि अगर परसेप्शन ऐसा बन गया कि ये बीजेपी के साथ है, तो इसका नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। जी, ये बात सही है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है मुस्लिम राजनीति, या उनके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने वाला। हितों का मतलब उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके वो इसमें धूमिल हुई है, जिस तरीके से वो कुछ नहीं बोले। देखिए, ये जो संशय है या ये नैरेटिव तब तक चलेगी जब तक नीतीश कुमार स्वयं आके ना बोल दें कि ये मेरी सहमति से हुआ है या इसमें मेरे कारण कुछ संशोधन हुआ है।
इस बिल को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैसेज यही जा रहा है कि हमने वोट कम दिया था 2020 में, इसीलिए लगता है उनका मोह भंग हो गया है। और नहीं, जो चलिए, जो विधायक लोग हैं उनका, लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू को लेकर के बदले की राजनीति का आरोप क्या चस्पा हो पाएगा विनय कुमार जी? जेडीयू तो बदले की राजनीति नहीं करती है। देखिए, जैसे 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनने की संभावना चंद्रशेखर की समाप्त हो गई थी, उसी तरह से इस बिल के पास होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर बिहार में हमको दिखाई पड़ रहा है तो पीके प्रशांत किशोर की पार्टी को, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बंटने की बात हो रही थी वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाएगा आरजेडी और कांग्रेस की तरफ। चलिए, तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, पर यही गंभीर सवाल है, अभी कुछ महीने बाकी है और संतोष जी भी कह रहे थे कि उनके वोटर्स इस तरह के हैं। आप लोगों ने भी कहा नीतीश कुमार का जो क्रीडेंशियल रहा है, सवाल भले ही ये हो कि वो सदन में उस तरह का मैसेज दे पाने में नाकामयाब रहे हों, लेकिन पार्टी निश्चित तौर पर वॉर फुटिंग पे ये मैसेज जरूर पास करना चाहेगी कि ये सारे क्लॉज जेडीयू के वजह से ऐड हो पाए, जो कि मुसलमानों के हित में है। जेडीयू कभी भी धार्मिक मुद्दे पर धार्मिक भावनाओं को किसी भी समाज का अहित करना नहीं चाहती है। हाँ ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसमें संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसका हमने समर्थन किया। बहरहाल पार्टी के भीतर जो भावनाएं थी उसकी हमने विशेष चर्चा की। अशोक चौधरी दिल्ली आए हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पार्टी आगे की रणनीति क्या तय करती है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, रामबंधु बस जी, विनय कुमार जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।